हेलो गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना जर्नी रिएक्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज ओपन द project in Visual Studio Code, and then you will have to start your project by using command npm start and wait for the program execution. ठीक है। तो आज का एजेंडा ये है, तब तक ये स्टार्ट होता तब तक मैं आज का एजेंडा बताता हूँ। आज का एजेंडा ये है कि आज हम लोग CSS स्टाइलिंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे। फिर सैस का स्टाइलिंग कैसे होता है वो समझेंगे कि कैसे आप सैस पे काम कर सकते हो रिएक्ट के थ्रू। ठीक है। देन वी आर गोइंग टू लर्न कि कैसे आप रिएक्ट में हुक्स यूज कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग रिएक्ट के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो दिस इज आवर मेन एजेंडा आज के लिए। सो गेट रेडी फॉर दैट। ठीक है। सो हमारा प्रोजेक्ट भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है। सो देखो, CSS में हमने सीखा था कि 3 तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं। पहला था इनलाइन स्टाइलिंग, कि कैसे आप इनलाइन स्टाइलिंग करते हो। दूसरा था आपका लाइक CSS स्टाइल सीट, कि आप एक स्टाइल सीट पेज बनाओ और उसको यूज करो। फिर CSS मॉड्यूल्स, मतलब आप एक मॉड्यूल बनाओ CSS का एंड देन फिर उसको यूज करो। कैसे करोगे वो तीनों प्रोसेस एक एक करके आपको दिखाते हैं। सो वी आर गोइंग टू यूज लाइक जो हमारा होम पेज है उसी पे स्टाइलिंग करेंगे तीनों। तो एक तो आपको सिखा चुका हूँ जो है स्टाइल शीट वाला। ये जो फाइल है ना होम डॉट सी एस एस करके, ये जो मेथड है आपका, ये मेथड आपका कहलाता है CSS स्टाइल शीट। ठीक है। कि आप एक CSS का स्टाइल शीट बनाते हो एंड देन फिर आप उसको यूज करते हो इम्पोर्ट करके। ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे इम्पोर्ट करा है और इसको यूज कर रहे हो। जैसे मैं CSS लगाऊं होम पे, कि होम पे एक मैं डिवीजन बनाता हूँ और इसका क्लास नेम मैं देता हूँ HSR मेन करके। ठीक है। और इसमें मैं CSS अप्लाई करता हूँ। सो लेट्स अप्लाई द CSS HSR मेन। और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ हाइट, जो इसका है वो 100 VH होगा। एंड आई एम एडिंग बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है। सो लेट्स सी द आउटपुट, कि क्या आउटपुट आते हैं। एंड हियर इज योर आउटपुट। ठीक है। बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग थोड़ा सा होता है, इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको। ठीक है ना। तो ये है आपका CSS का स्टाइल शीट के थ्रू कैसे आप CSS अप्लाई कर पाओगे। जैसे मैं ओवरऑल के लिए मैं मार्जिन पैडिंग हटा दूं, तो जैसे मैं मार्जिन 0, पैडिंग आप कहीं भी रख सकते हो फाइल CSS का। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रखना है, बट आपको बेस्ट प्रैक्टिस में सिखा रहा था। आप कहीं भी रखो, जस्ट आपको रेफरेंस करना होगा इंपोर्ट में के टाइम पे, आपको बताना होगा कि आपका फाइल कहाँ पे है। ठीक है। अब आते हैं इनलाइन CSS पे। जैसे होम वाला जो लिखा हुआ डिवीजन के अंदर है, इसको मैं एक H1 टैग में ले रहा हूँ सो दैट कि इसका साइज थोड़ा बड़ा हो। ठीक है। सो आई एम क्रिएटिंग H1 टैग है, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ होम। अब मैं आपको इनलाइन स्टाइलिंग करके दिखाता हूँ। इनलाइन स्टाइलिंग कैसे करोगे, तो स्टाइल के अंदर आप एक करली ब्रेसेस यूज करोगे और आप सारा CSS इसी के अंदर लिखोगे। ठीक है। जैसे मुझे इसका कलर सेट करना है, तो कलर जो है मैं सेट करूंगा रेड, सॉरी वाइट। ठीक है। अब ये कलर जो है टेक्स्ट का देखोगे तो वाइट हो चुका है। अच्छा, ये कुछ एरर दे रहा है। रीजन ये है कि हमने जो CSS डाला है ना, वो कलर वाइट में ये वाला पार्ट, आपको वैल्यू जो होगा, वैल्यू को हमेशा क्योटेशन मार्क में रखना होगा। ठीक है। प्रॉपर्टी को नहीं, वैल्यू। देखो जैसे यहाँ पे होम आ गया। ठीक है। अब आती बारी कि लाइक, अच्छा H1 इंडेक्स में हमने डाला था पैडिंग 0 मार्जिन 0। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर डालूं। तो देखो जो भी आपका लाइक चीजें यूज होती थी, जैसे यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड पे आप मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हो। जैसे आप नॉर्मली डालते थे इनलाइन CSS बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से लिखते थे, राइट। बट जब आप इनलाइन CSS लिखोगे तो आपको ये याद रखना है कि जो भी डैश के बाद आता था ना, वो डैश हट जाएगा और उसके बाद वाला फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है। ये याद रखिएगा। ठीक है। ये CSS का चेंजेस आप लोग याद रखना। क्या करोगे कि डैश के बाद जो भी चीजें आती थी वो डैश हट जाएगा और उसके बाद का जो वर्ड था की में से, प्रॉपर्टी में से, वो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे बैकग्राउंड कलर में हमने C को कैपिटल करा,
राइट। उसी तरीके से रहता बैकग्राउंड इमेज, तो इमेज का आई कैपिटल हो जाता। ठीक है। फॉन्ट फैमिली, तो फॉन्ट का तो सबसे सेम रहता, फैमिली का एफ कैपिटल हो जाता। तो इस तरीके से आप यूज करोगे इनलाइन सीएसएस। ठीक है। ये ऑल अबाउट है इनलाइन सीएसएस कि आप कैसे यूज करोगे इनलाइन सीएसएस। ठीक है। चलिए, अब जो अगला पार्ट आता है वो है मॉड्यूल बेस पे, कि आप मॉड्यूल बना करके कैसे यूज करोगे। तो देखो, मॉड्यूल बना के कैसे यूज करोगे वो बता रहा हूँ। सीएसएस का मॉड्यूल आप कैसे बनाते हो कि आप एक कंपोनेंट बनाओगे, ठीक है, और उसके अंदर से आप कॉल करोगे। ठीक है। आप क्या करोगे कि मॉड्यूल करके एक मॉड्यूल बनाओगे सीएसएस का, और उसको आप कॉल करोगे और उसको जस्ट पास करोगे और वो यूज में आएगा। बट सीएसएस मॉड्यूल जो है उतना यूज में नहीं है, उतना ट्रेंडिंग में नहीं है। बट आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने सपोज एक मॉड्यूल बनाया कि होम डॉट हेडिंग डॉट सीएसएस करके, ये आपका मॉड्यूल है। ठीक है। होम डॉट, ठीक है ना, ये सेपरेट फाइल में रखा हुआ रहता है, और इसको फिर आप इंपोर्ट करके यूज करते हो। जैसे मैं यहाँ पे सॉरी, होम डॉट हेडिंग डॉट, सॉरी, लेट मी करेक्ट इट, हेडिंग डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, क्योंकि जो मॉड्यूल आप बनाओगे उसका एक्सटेंशन जो है मॉड्यूल डॉट सी एस एस रहेगा। ठीक है। डबल एक्सटेंशन टाइप का रहता है ये। अब इसमें अगर आपने बनाया कि कोई हेडिंग करके है क्लास, उस पर आपने लगा के रखा है कि इसका जो कलर है, सॉरी, मार्जिन ऐड करता हूँ रेदर देन कलर, मार्जिन टू रेम, आप चारों साइड से मार्जिन लेते हो, जिसमें भी ये चीज लगा हुआ है। तो आप इसको इंप्लीमेंट कैसे कर पाओगे? तो सबसे पहली चीज आपको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट क्या? इंपोर्ट करोगे आप इसके क्लास नेम को। जैसे मैं इंपोर्ट कर रहा हूं स्टाइल्स फ्रॉम, एंड फिर आप बताओगे हेडिंग मॉड्यूल डॉट सी एस एस। अब जो है आप स्टाइल यूज कैसे कर पाओगे वो आपको बताते हैं। तो आप क्या करोगे, क्लास नेम में इसका पास करोगे क्या, क्लास नेम पे आपने सी एस एस लगाया था ना, तो आप यहाँ पे पास करोगे स्टाइल्स डॉट, और जो भी आपने क्लास नेम बनाया जैसे हेडिंग, राइट। और अब आपका एग्जीक्यूशन होगा और ये इंप्लीमेंट होगा। अगर आपने आईडी डाला होता तो आप आईडी में वो वैल्यू डालते। देखो ये चारों साइड से 2 रेम का मार्जिन लिया है। ठीक है ना। तो ये मॉड्यूल बेस पे हुआ। एक और तरीका है इनलाइन सीएसएस का पार्ट है, वो ये है कि जैसे ये चीज आपने लिखा ना यहाँ पे, रेदर देन आप यहाँ पे लिखो, आप क्या करते हो, एक वेरिएबल बना लेते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने एक वेरिएबल बना लिया और उसमें सीएसएस को रखा और उसको जस्ट पास कर दिया। जैसे यहाँ पे मैं वेरिएबल बना रहा हूँ कांस्टेंट माई स्टाइल इज इक्वल टू, और वेरिएबल में जो भी आपको वैल्यू बनाना है बनाओ। जैसे कलर मैं रख रहा हूँ यहाँ पे रेड, सॉरी, नॉर्मल सीएसएस की तरह आप लिखो। बस यही है कि आपको इनलाइन सीएसएस लिख रहे हो तो वही डैश वाला फॉर्मूला लगेगा कि डैश हटाओगे और उसके बाद का जो वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर को आप कैपिटल कर दोगे। ठीक है। ठीक है ना। और यहाँ पे जैसा स्टाइल में इस तरीके से पास किया ना, इसको आप हटा करके इसका जगह पे क्या करोगे, आप उस वेरिएबल को पास करोगे, तो भी आपका सीएसएस इंप्लीमेंट हो जाएगा। देखो हो गया ना इंप्लीमेंट। तो इस तरीके से आप सीएसएस यूज करोगे। अब आती बारी सैस कैसे यूज करेंगे। ये सीएसएस का एक नेक्स्ट वर्जन है। इसमें आप लाइक, ये क्या होता है, ये फाइल सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद सीएसएस कंप्लीट मतलब प्रोसेस होने के बाद ये फिर ब्राउजर को जाता है और ब्राउजर उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। और सैस को जो है इसको बोलते हैं सीएसएस प्री प्रोसेसर। ठीक है ना। इसमें आप वेरिएबल वगैरह डिफाइन कर सकते हो। एक तरीके से समझो तो डेवलपर फ्रेंडली है। ठीक है ना। इसका एग्जीक्यूशन कहाँ होगा, सर्वर पे। सर्वर पहले एग्जीक्यूट करेगा एंड देन सीएसएस फाइल में कन्वर्ट करके इसको वापस से भेजेगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, पहले आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस पैकेज का नाम है सैस, npm इंस्टॉल सैस। ठीक है। npm इंस्टॉल सैस। इसके बाद आप सैस फाइल यूज कर सकते हो। जैसे मैं एक सैस फाइल बनाता हूँ होम के लिए। ठीक है। ये इंस्टॉल हो जाने तो यस हो गया। अब मैं बना रहा हूँ सैस फाइल होम डॉट एस सी एस एस।
SCSS यूज करोगे आप इसके एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप ना वेरिएबल बना सकते हो, जैसे मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, एक वेरिएबल जिसका है थीम कलर। थीम कलर, इसका वैल्यू मैं रख रहा हूँ रेड। ठीक है, दूसरा वेरिएबल मैं बना रहा हूँ बैकग्राउंड, इसका वेरिएबल मैं रख रहा हूँ वाइट। ठीक है, इस तरीके से मैंने बनाया, और आप जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। जैसे मैंने H1 टैग पे लगाया कि इसका जो कलर है वो होगा डॉलर थीम कलर, बैकग्राउंड जो होगा डॉलर बैकग्राउंड। ठीक है, इस तरीके से आप CSS यूज कर सकते हो, और ये रहेगा आपका फाइनल आउटपुट। अब कहोगे सर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ पता कैसे चलेगा? आप देख सकते हो H1 पे आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या CSS यूज हो रहा। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये एलिमेंट डॉट स्टाइल, ऑब्वियस सी बात है कि पहले एग्जीक्यूट होता है, प्रायोरिटी पे वो होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं एलिमेंट वाले को। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए मैंने हटा दिया। ठीक है, अब देखो H1 टैग पे वापस से भी सेम चीजें एग्जीक्यूट होंगी। अच्छा सॉरी, ये एग्जीक्यूशन तभी होगा जब आप इस फाइल को इंपोर्ट करोगे। ठीक है, और हमने इसको अभी तक तो कनेक्ट करा नहीं, तो कैसे कनेक्ट करेंगे? सेम तरीका, इंपोर्ट, जैसा CSS को करते थे ना, सेम तरीके से। तो होम डॉट SCSS। ठीक है, और ये रहा आपका होम का आउट। ठीक है, देखो H1 में जो आपने सेट करा था वो आ रहा है। देखो SCSS में ना क्या होता है जो बताता हूँ आपको। जैसे आप क्या बोलते हैं उसको, सिलेक्टर जो यूज करते थे आप, HSR मेन के अंदर H1 टैग है, राइट? तो आप क्या कैसे यूज करते थे? नॉर्मली जब आप यूज करते थे सिलेक्टर, तो आप इस तरीके से करते थे HSR मेन फिर H1, राइट, और इसके ऊपर कोई भी चीज इंप्लीमेंट करते थे। बट SCSS में क्या फायदा है ना, कि आप क्या कर सकते हो कि आप अंदर ही अंदर नेस्टेड वे में लिख सकते हो। जैसे HSR मेन पे आपको कुछ लगाना है, वो आपने लिख लिया इंडेक्स होम डॉट CSS में। देखो HSR मेन पे ये डालना था हमें, ये कट कर लिया यहाँ से, और इसको आप यहीं पे डाल दो। ये इंप्लीमेंट हो गया, जो मेन पे इंप्लीमेंट होना था वो कर दिया आपने, फिर H1 पे आपने लगा दिया, तो ये सब कुछ काम करेगा। ठीक है, अब देखो आउटपुट सेम रहेगा, क्योंकि लाइक चीज़ें सेम है। अगर थीम में आप कर देते हो बैकग्राउंड वाइट यहाँ पे SCSS में, तो ये वाइट हो जाएगा। और हम लोग प्रोजेक्ट में ना यही यूज करने वाले हैं SCSS। इससे क्या होगा ना कि हमारा जो तरीका था वो काफ़ी आसान हो जाएगा CSS लिखने में। ठीक है, और आप इजीली चीज़ें कर पाओगे। जैसे नेस्टेड वे में अगर और बनता है कि यहाँ पे एक डिवीजन, सपोज एक डिवीजन बनता है, इसका क्लास नेम आता है टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर कोई पैराग्राफ हम लिख रहे हैं, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, तो आप डायरेक्टली पैराग्राफ को टाइप करना तो डायरेक्टली पी करोगे तो भी इस पर चल जाएगा। आप चाहो तो टेस्ट करके बना लो। टेस्ट के अंदर भी अगर आपको कुछ CSS लगाना, जैसे मुझे लगाना कि पैडिंग जो है 5 rem हो जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ पैराग्राफ जो है इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, और ये सब कुछ उस वे में इंप्लीमेंट होता जाएगा। देखो हो रहा है, तो आप SCSS में आप इजिली टारगेट कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, नेस्टेड वे में आप जा सकते हो, ट्रावर्सिंग आपके लिए आसान हो जाएगा, डेवलपर के लिए काफ़ी आसान हो जाता है ये CSS लिखना। ठीक है, अब सोचो ये बेहतर है या फिर आपको अगर पी पे लिखना होता तो आप इस तरीके से जाते HSR मेन, HSR मेन के अंदर फिर जाते आप टेस्ट, टेस्ट के अंदर फिर जाते पैराग्राफ, फिर आप लिखते। तो ये वाला सेलेक्टर भी आप यूज कर सकते हो। और दूसरा है कि आप इस तरीके से लिखो और लिखते चले जाओ कंटिन्यू जिस वे में है। तो जो बेहतर आपको लगे वो आप यूज कर सकते हो। बट हम लोग प्रोजेक्ट में SCSS ही यूज करने वाले हैं, सैस स्टाइलिंग। ठीक है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक स्टाइलिंग पार्ट, की कैसे आप स्टाइलिंग कर सकते हो। अब जो है हम लोग नेक्स्ट चीज पे मूव करेंगे, और वो है हुक्स। रिएक्ट में आपने लाइक बहुत जगह पे आप यूज करोगे हुक्स का।
मोस्टली आप यहाँ पे जो हुक्स का यूज आता है वो आपका स्टेट और रिएक्ट के अदर फीचर को यूज करने के लिए मिलता है। ठीक है, अब स्टेट क्यों चाहिए भाई? तो स्टेट मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है जब भी आप डायनेमिक वेबसाइट पे काम करोगे तो आपके लिए स्टेट मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे ही आप ऑथेंटिकेशन सिस्टम लगाते हो किसी भी वेबसाइट पे, तो वहां पे क्या होता है कि आपको मेजर करना पड़ता है कौन सा सेशन एक्टिव है, कौन सा सेशन क्लोज हो चुका है, किस सेशन को क्या फीचर अलाउ करने, किस सेशन में नहीं करने। तो वहाँ पे सेशन मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हुक्स का क्या काम है कि ये जो 16.8 वर्जन में ऐड किया गया, अभी तो रिएक्ट टाइगर से 18th वर्जन चल रहा है शायद, तो उस टाइम पे यूज किया गया था। ठीक है, ऐड किया गया था हुक्स का। और ये क्या करता है कि फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट और अदर रिएक्ट के फीचर्स को हेल्प करने में, मतलब आप यूज करने में हेल्प करेगा आपको। ठीक है, और जब से ये आया है ना, तब से क्लास कंपोनेंट का बैंड बजा दिया। इसके पहले लोग क्लास कंपोनेंट का यूज इसलिए करते थे क्योंकि उसमें स्टेट मैनेजमेंट था और काफी बढ़िया था। ठीक है, इसलिए लोग प्रीफर करते थे क्लास कंपोनेंट को। बट जब से हुक्स आया ना, तो इसने काफी आसान कर दिया स्टेट मैनेजमेंट को। और स्टेट मैनेजमेंट जब से आसान हो गया, तब से लोग प्रीफर करने लग गए किसको? क्लास फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, और कैसे हुक्स काम करता है, क्या चीजें होती है, वो बताते हैं। हुक क्या होता है एक्चुअली, जो बताता हूँ। ठीक है, आपको ये हेल्प करता है लाइक रिएक्ट के फीचर जैसे कि स्टेट, लाइफ साइकिल मेथड, ये सब बचा के लिए। ठीक है ना? जैसे आपको बताऊं कि नॉर्मल लाइफ में आप हुक का यूज क्यों करते हो? हुक का यूज किसी भी चीज को फंसाने के, मतलब टिका करके रखने के लिए यूज करते हो, राइट? टू हैंग अराउंड, कि वो एक दूसरे से कनेक्शन स्टैब्लिश रहे। ठीक है, सिमिलर वे में स्टेट मैनेजमेंट जब आप करते हो ना, तो आपको लाइक पता होना चाहिए कौन सा पाथ से कैसे कैसे क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, पहले क्या था, अब क्या है, ये सारी चीजें आपको लाइक स्टोर करके रखना पड़ता है। ठीक है ना? तो ये सारे चीज में आपको हुक जो है काफी हेल्प करेगा। ठीक है, उसी में से पहला जो हुक का चीज आप यूज करते हो वो है यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट फंक्शन का आपने यूज करा होगा। और ये आपको जब इनपुट फील्ड बता रहे थे तब आपको बताया था, फॉर्म वाला सबमिट वगैरह सब जब समझा रहे थे तो सिखाया था। ठीक है, अब हुक का 3 रूल है जो आपको हमेशा याद रखना। पहला, हुक कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, फंक्शन कंपोनेंट के अंदर ही आप हुक्स को कॉल कर सकते हो। दूसरा, आपको टॉप लेवल पे ही हुक को कॉल करना पड़ेगा, मतलब सबसे ऊपर जैसे ही फंक्शन कंपोनेंट स्टार्ट हुआ है उसके जस्ट नीचे ही आपको हुक को कॉल करना पड़ेगा। उसके नीचे कहीं और करने जाओगे, एरर्स आएंगे। हुक जो है वो कंडीशनल नहीं होगा कभी भी। ठीक है, क्लास कंपोनेंट में कभी वर्क नहीं करेगा, ये याद रखना। अब कस्टम हुक कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, वो आपको लाइक एडवांस लेवल पे अगर टाइम बचा तो मैं आपको बताऊंगा, वैसे इसका कोई नीड होता नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, रिएक्ट का कुछ हुक्स है वो आपको समझाते हैं। पहला है यूज स्टेट। यूज स्टेट का क्या काम होता है कि ये आपको हेल्प करता है कि कोई भी फंक्शन कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, क्या स्टेट है वो आपको हेल्प करेगा ढूंढने में। जैसे आपको मैं होम पे यूज करके दिखाता हूँ कि कैसे आप यूज स्टेट का यूज कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट अ हुक। कैसे क्रिएट करोगे वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहली चीज है, मैं ये सब चीजें क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, फुल्ली एम्प्टी कर रहा हूँ एंड देन फिर आपको लाइक हुक्स दिखा रहा हूँ। देखो, ये यूज स्टेट कैसे यूज करोगे, तो सबसे पहला चीज आता है इनिशियलाइज, कि आप इनिशियलाइज करोगे कैसे। इनिशियलाइज करने के लिए क्या होगा कि आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो कैसे डिफाइन करोगे, कांस्टेंट, देन यू विल क्रिएट अ हुक। जैसे मैं अभी फिलहाल के लिए कर रहा हूँ कलर, कॉमा, सेट कलर। और अभी मैं एक ऐसा बटन बना रहा हूँ जिसका कलर जो है ना वो चेंज होगा। यूज स्टेट, और आप ये रिएक्ट से कॉल कर लोगे। ठीक है, रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर होता है ये यूज स्टेट, एंड देन यू विल यूज दिस। इनिशियल में ब्लैंक है, मतलब कुछ भी नहीं स्टोर करके रखा, तो ये इनिशियलाइजिंग हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप कोई कलर पहले से असाइन करके रख सकते हो। अब इसमें से रीड कैसे करेंगे डेटा को, वो आपको बताते हैं। तो जैसे अगर मेरे पास एक बटन है, ठीक है, और
इस बटन का क्या होगा कि लाइक जब कलर जब चेंज होगा इसका कैसे, वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ स्टाइल और बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ कलर, ठीक है ना। तो ये कलर जो कॉल किया ना, ये रीड करना हो गया, इसे रीड करना बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्लिक मी, ठीक है ना। इनिशियल स्टेज में क्या रहेगा, इनिशियल में मैं इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ कि इनिशियल स्टेज में ब्लू कलर रहेगा, ठीक है। बट जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ऑन क्लिक, मैं इसका स्टेट चेंज कर रहा हूँ। स्टेट कैसे चेंज कर रहा हूँ वो देखो। ऑन क्लिक पे मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ सेट कलर, और ये जो मैंने कॉल किया ना सेट कलर, ये हो गया आपका कि लाइक आप वैल्यू को असाइन कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो स्टेट को, स्टेट अपडेट कर रहे हो। इनिशियल में इनिशियलाइज हुआ, अब स्टेट अपडेट हो रहा है। अब मैं इसको कर दे रहा हूँ रेड, ठीक है। तो देखो क्या होगा चमत्कार, वो आप देखो कि जब आप बटन पे क्लिक करोगे इसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेड ही रहेगा, इनिशियल में ब्लू रहेगा, जब क्लिक करोगे तो रेड हो जाएगा। ये हो गया आपका स्टेट मैनेजमेंट में हेल्प होता है, वो है यूज स्टेट, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आपने इनिशियल स्टेट में बताया कि इसका कलर ब्लू रहेगा, और जैसे ही बटन क्लिक हुआ आपने उसका स्टेट अपडेट कर दिया। जैसे आप लॉगिन करोगे तो क्या रहेगा, इनिशियल में आप लॉग आउट रहोगे, ठीक है, आपका कोई एक्टिव सेशन नहीं होगा। बट जैसे ही आप अपना क्रेडेंशियल्स डालोगे, लॉगिन आईडी और पासवर्ड, तो क्या होगा, फिर आप मैच होगा, मैच होने के बाद आपका स्टेट चेंज हो जाएगा लॉग्ड आउट से लॉग्ड इन, राइट। तो उसी तरीके का स्टेट मैनेजमेंट में आपका हेल्प करेगा हुक्स, यूज स्टेट, ठीक है। और स्टेट में आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। इसमें आप स्ट्रिंग रखो, नंबर रखो, बुलियन रखो, एरे रखो, ऑब्जेक्ट रखो, डजेंट मैटर, यू कैन पुट एनीथिंग इन द यूज स्टेट, ठीक है। इस हुक में आप कुछ भी रख सकते हो। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। ओके, अब आती बारी नेक्स्ट जो है वो है यूज इफेक्ट। दूसरा हुक क्या है, यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट में आपको क्या होता है कि आप इस हुक के हेल्प से कोई भी इफेक्ट, ठीक है, साइड इफेक्ट जो भी आपको क्रिएट करना है वो आप क्रिएट कर सकते हो। अब बोलोगे सर साइड इफेक्ट क्या होता है, तो आपको बताते हैं। साइड इफेक्ट का मतलब ये है जैसे कि कोई डेटा आपको फेच करना है, ठीक है, तो क्या आप लाइक टाइम लगेगा ना उसमें, तब तक कुछ तो एक्शन होना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई डेटा आपने फेच किया और उसको डायरेक्टली अपडेट करना है किसी भी डॉम में, वो आपका हेल्प हो जाएगा। या फिर आपको कोई टाइमर क्रिएट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको यूज इफेक्ट हुक का नीड पड़ेगा। इसमें दो पैरामीटर आपको पास करनी पड़ती है। पहला जो पैरामीटर होगा वो होगा फंक्शन, दूसरा पैरामीटर जो आप पास करोगे वो होगा डिपेंडेंसी, कि लाइक इसका डिपेंडेंसी क्या है, ठीक है। जैसे मैं एक यूज इफेक्ट की हेल्प से एक लाइक टाइमर सेट कर रहा हूँ, जिसमें क्या होगा कि आप जितनी बार रीलोड करोगे ना साइट को, उतनी बार आपको लाइक बताएगा कि कितना बार आपने पेज को रीलोड करा, ठीक है। तो कैसे आप यूज इफेक्ट का हेल्प मतलब यूज करोगे वो आपको बताते हैं। जैसे मैं एक टाइमर बना रहा हूँ, देखो, कांस्टेंट काउंट, ये एक हुक बना रहा हूँ पहले, जिसमें स्टोर करके रखूंगा वैल्यू को, काउंट कॉमा सेट काउंट, ठीक है। और ये हो जाएगा यूज स्टेट। और इनिशियल में मैं अभी नंबर स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं देखो कुछ भी नहीं डाल रहा। पहले क्या स्टोर किया था, स्ट्रिंग, तो आप यहाँ पे नंबर स्ट्रिंग कुछ भी स्टोर कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई चीज की नीड नहीं है। अब यहाँ पे मैं यूज इफेक्ट हुक का यूज करने वाला हूँ, सो आई हैव कॉल्ड हियर यूज इफेक्ट। अब इसमें दो चीज बताया था आपको, पहला फंक्शन पास करोगे, तो पहला मैं फंक्शन पास कर रहा हूँ, ये रहा मेरा फंक्शन। फंक्शन में क्या है वो आपको बता रहे, सेट टाइम आउट, ठीक है। सेट टाइम आउट फंक्शन का क्या होता है यूज, कि जब भी लाइक आपको डिले वगैरह यूज करना होता है तो आप यूज करते हो सेट टाइम आउट का, कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये आपका इफेक्टिव होगा। तो मैं कर रहा हूँ क्या कि सेट टाइम आउट हर 1 सेकंड के बाद
1 सेकंड ऐड कर रहा हूँ। जो आपका टाइमर होता है क्या होता है, घड़ी जो आपका है क्या करता है, हर 1 सेकंड को ऐड करते रहता है कंटिन्यूअसली, राइट। तो वही सेम चीज मैं करने वाला हूँ कि काउंट में से काउंट को निकालो और क्या करो, काउंट +1 असाइन कर दो। ठीक है, मैंने क्या किया, सेट काउंट में से काउंट को पहले कॉल किया, रीड किया काउंट को, ठीक है, और उसी में वापस काउंट +1 असाइन कर दिया। और ये कब होगा, हर 1 सेकंड में। ठीक है, इससे क्या होगा कि कंटिन्यूअसली ये टाइमर चलता रहेगा, राइट। और इसे मुझे डिस्प्ले करना है, सो आई एम क्रिएटिंग हियर H1, आई हैव रेंडर्ड। अब यहाँ पे काउंट डिस्प्ले कर रहा हूँ कितना टाइम्स, ये आपको हर 1 सेकंड के बाद बताते रहे कितना बार वो डॉम रिफ्रेश हुआ। और आप देखना, सबसे ताज्जुब की बात यह है कि आपका पेज रीलोड नहीं हो रहा होगा, फिर भी आपका कंटिन्यूअसली चेंजेस हो रहा होगा। जैसे आपको कोई चीज हर 1 सेकंड के बाद फेच करना है, ऐसा हो सकता है ना सिनेरियो कि आपको वेदर रिपोर्ट है, जैसे हर 1 घंटे पे फेच करना है और डिस्प्ले करना है। वेदर ऐप में यही तो होता है, क्या होता है, हर 1 घंटे के बाद आपका वेदर रिपोर्ट फेच करता है फिर से एपीआई को, और आपका डेटा अपडेट कर देता है। तो क्या वहां पे आपने देखा है कि वो रिफ्रेश हो रहा है पेज एंड देन फिर आपका वेदर अपडेट हो रहा है, ऐसा नहीं होता। या फिर आपके फेसबुक पे फेसबुक पोस्ट वगैरह जो अपडेट होता है, जब आप रिफ्रेश करते हो तो यही सब चीजें तो होती है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो चेंज करते रहता है। ठीक है, यूट्यूब में वीडियो भी उसी ढंग से रिफ्रेश होता है, आपका मैनुअली भी रिफ्रेश होता है, साथ ही साथ ऑटोमेटिकली भी रिफ्रेश होता है। तो अगर आपको घड़ी बनाना हो तो आप इस तरीके से घड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, किसी पे थोड़ा बहुत लॉजिक आपको लगाना होगा एंड देन फिर आप इजिली घड़ी बना सकते हो। तो आपने जो देखा होगा टाइमर वगैरह के काउंटडाउन लगा हुआ वेबसाइट पे, तो वो सब चीजें इसी तरीके से की हुई रहती है। इसमें कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ। इसने इतना बार कॉल कर दिया है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये आपका यूज इफेक्ट है। जब भी रेंडर होगा तभी ये यूज इफेक्ट काम में आएगा। आप चाहो तो लाइक एम्प्टी एरे भी पास कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी जो चीज है, आपको बताया था कि एक और पैरामीटर आपको इसमें पास करना होता है, वो है डिपेंडेंसी। इसका कोई डिपेंडेंसी है क्या, अभी फिलहाल मैंने एम्प्टी डाला तो कोई डिपेंडेंसी इस पे नहीं है। अगर कुछ डिपेंडेंसी है सपोज किसी कारण बस, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो एम्प्टी ब्रैकेट। जब कोई डिपेंडेंसी नहीं तो नॉर्मली आप एम्प्टी ब्रैकेट पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, जब अगर कोई डिपेंडेंसी है तो आप यहाँ पे डिपेंडेंसी भी पास कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ। चलो एक डिपेंडेंसी वाला चीज आपको दिखाता हूँ, वो है कैसे डिपेंडेंसी यूज होता है, वो आपको दिखाते हैं। चलिए लॉगिन वाले पेज पे अब मैं डिपेंडेंसी वाला चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेम चीजें तरीके से यूज करेंगे, दो हुक का नीड पड़ेगा हमें। कांस्टेंट, पहला हुक है काउंट, सेट काउंट, और इसको सेट कर दो बाय डिफॉल्ट यूज स्टेट, और यूज स्टेट में 0 सेट करके रख लो। ठीक है, दूसरा जो हुक है वो है आपका कांस्टेंट कैलकुलेशन कॉमा सेट कैलकुलेशन। क्या करेगा ना कि ये जब जितनी बार आप प्लस बटन पे क्लिक करोगे उतनी बार ये नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, यूज स्टेट, और इसको भी 0 असाइन करके रख दो। ठीक है, चलिए अब है कहानी कि आपको क्या करना है कि जितनी बार कोई यूजर प्लस बटन पे दबाएगा उतनी बार, ठीक है, जितनी बार प्लस बटन पे यूजर क्लिक करेगा उतना बार बताएगा कि यू हैव प्रेस्ड दिस लाइक बटन इतना टाइम्स। ठीक है, उस तरीके का चीज। तो इसमें डिपेंडेंसी है किस पे, कि जितना बार यूजर प्रेस करेगा बटन को उतना ही बार बढ़ेगा। पहले क्या था, ऑटोमेटिकली आपने सेट टाइम आउट फंक्शन से कर दिया था। इस बार क्या है कंडीशन, कि जितना बार यूजर प्रेस करेगा बटन उस पे, तो अगर काउंट बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब काउंट में चेंजेस आ रहे तो कैलकुलेशन आपका अपडेट होते जाएगा। क्लियर है, तो देखो कैसे होगा जो आप समझना। यूज इफेक्ट
और सबसे पहला चीज फंक्शन आप बताओगे, ये रहा हमारा फंक्शन, ठीक है। और ये फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है कि जितनी बार काउंट अपडेट हो, क्या कर रहा है, जितनी बार काउंट अपडेट हो, मतलब जैसे ही काउंट का स्टेट चेंज हो उतनी बार ये यूज इफेक्ट वाला पार्ट चेंज होगा। जैसे कहानी ये है कि अगर बंदे ने रिफ्रेश बटन क्लिक किया तो फिर से डेटा फेच होना चाहिए। सपोज एक कंडीशन आपको दिया कि जितनी बार बंदे ने रिफ्रेश बटन क्लिक किया उतना बार डेटा आपको फेच करना है, यूज केस ये है, ठीक है। तो कैसे कॉल करोगे, तो ये यूज इफेक्ट ही कर दोगे, तो क्या होगा, आपका जब भी ये स्टेट चेंज करेगा उतना बार ये चीज चेंज होगा। तो देखो कैसे चेंज होगा, यहाँ पे सेट कैलकुलेशन, और इसमें क्या कर रहा हूं मैं कि इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और वापस से क्या सेट कर रहा हूं, पहले तो कैलकुलेशन मंगाया कि जो भी आया निकालो, और काउंट प्लस 1 ऐड कर दूंगा। क्लियर है। तो काउंट जो है बाय डिफॉल्ट इसमें पास हो जाता है कि स्टेट चेंज हुआ तो उतनी बार ये जाएगा। अब काउंट का स्टेट चेंज होगा कैसे, वो भी चीज है, ट्रिगर तो कुछ चाहिए ना, तभी तो काम चलेगा। तो देखो यहाँ पे मैं लाइक काउंट डिस्प्ले कर रहा हूँ, काउंट, ठीक है। और काउंट क्या है वो आपको बताते हैं, ठीक है। और ये बटन बना रहा हूँ एक, क्लिक मी, ठीक है। और क्या होगा, जैसे ही आप बटन क्लिक करोगे ना तो ये काउंट को अपडेट करेगा, सेट काउंट, क्या, सी, आप कुछ भी रख सकते हो सी के जगह पे +1। मैंने क्या करा, जस्ट काउंट में से काउंट का वैल्यू पुराना स्टेट में क्या था उसको कॉल किया और उसमें एक ऐड करके उसको वहां पे वापस से स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर पैराग्राफ, अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कैलकुलेशन, यू हैव क्लिक्ड कैलकुलेशन टाइम्स, ठीक है। सो लेट्स सी द आउटपुट, क्या है, इनिशियल में 0 है और ये बाय डिफॉल्ट 1 टाइम है। क्यों, क्योंकि जैसे ही रिफ्रेश हुआ था तो एक बार आपका जो कैलकुलेशन है वो मतलब कॉल हो गया था यूज इफेक्ट के कारण, और वो अपडेट हो गया इनिशियल स्टेट में ही एक बार ऐड हो गया। देखो जितनी बार मैं क्लिक करते जाऊंगा अपडेट होते जाएगा, समझ मेरी बात। तो काउंट का स्टेट चेंज हो रहा है उस वक्त क्या ट्रिगर कर जा रहा है, आपका सेट कैलकुलेशन वाला पार्ट, राइट। क्योंकि बटन क्लिक करने पे तो मैंने सेट कैलकुलेशन कॉल नहीं करा, मैंने तो सेट काउंट करा, बट चेंज क्या हो रहा है, कैलकुलेशन वाला वैल्यू। कैसे, तो वो यूज इफेक्ट के कारण हो रहा है, ठीक है। उसकी डिपेंडेंसी मैंने बताई कि जैसे ही इसमें चेंजेस आए तो आप उसको चेंज करो। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। ऑल राइट। और आगे बताऊं या फिर लाइक अभी 4 और हुक्स हैं, सॉरी 5 है एक्चुअली, ठीक है। यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रिड्यूसर, कॉल बैक और यूज मेमो, ये 4 हुक्स और बचे हैं। उसके बाद फिर आपका हुक्स खत्म हो जाएगा एंड देन फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज ही कंप्लीट करूं या फिर कल, बोलोगा तभी बताऊंगा, अदरवाइज अगर सर के ऊपर जा रहा है तो थोड़ा रिवाइज कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हुक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत जगह यूज होने वाला है, ठीक है। ऑलमोस्ट हर जगह आप यूज करोगे। ओके, सो कल कनेक्ट करते हैं और कल आगे हुक्स को कंप्लीट करेंगे। तो कल हमारा हुक्स कंप्लीट हो जाएगा एंड देन फिर हम लोग रिएक्ट में गुड टू गो होंगे और उसके बाद फिर हम लोग ई कॉमर्स वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। सो विदाउट हेजिटेशन परसों से जो भी लाइक आप लोग रिवीजन कर लेना। अगर आपको ब्रेक चाहिए होगा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले तो बता देना, मैं 2 दिन का ब्रेक दूंगा, उतना में आप लोग रिवीजन कर लेना, क्योंकि उसके बाद प्रोजेक्ट हम लोग स्पीड में थोड़ा खींचेंगे, क्योंकि फिर नोट जेएस पे हमें टाइम देना है, सो दैट कि हम लोग बैकएंड का लॉजिक अच्छे से समझ पाएं। उसके बाद फिर हम लोग एपीआई वगैरह
क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो यही प्लान है हमारा। चलिए, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो।